नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के जूनियर ऑडिटर एग्ज़ाम 2019 को डिस्कस करूंगा। यह एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में कुल 170 क्वेश्चंस हैं और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं। और मैं जो इसका वीडियो बना रहा हूँ इस पेपर का, उसे मैं अलग अलग पार्ट्स में कवर करूँगा। इस पार्ट में मैं 20 क्वेश्चंस जीके के कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, द सिमेंट्रीज ऑफ हड़प्पन सिटीज वर जनरली लोकेटेड। ठीक है, जो सिमेंट्रीज थी, शब्दागृह थे हड़प्पन सिटीज में, वो कहाँ पर लोकेटेड तो होते थे जनरली। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द सेटलमेंट्स। जो बस्तियाँ थी जहाँ पर लोग रहते थे उनके बाहरी हिस्सों में, पेरीमीटर में। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली जो है, इंडस रिवर के आसपास जो भी बस्तियां बसी थी 3000 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक जो बस्तियां बसी हुई थी, उन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसे ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोग तांबे से ये जानकार थे, तांबे की जानकारी ये लोग रखते थे, लेकिन लोहे की जानकारी इन्हें नहीं थी। और ये जो सिविलाइजेशन थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये अच्छे ढंग से बड़े बड़े शहरों में बसे हुए थे। तो ये जो मेन जो साइट थी वो थी हड़प्पा, और दूसरी साइड जो मुख्य थी इस सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी दूसरी मोहनजोदारो। आज की डेट में ये दोनों ही, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों की दोनों ही पाकिस्तान में है। और कुछ साइट्स हमारे इंडिया में भी है, जैसे लोथल गुजरात में है, रोपड़ है पंजाब में। इस तरह से कुछ साइट्स इंडिया में भी है। ये काफ़ी लंबी चौड़ी सिविलाइजेशन थी, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ ब्रिजी वॉज। ठीक है, ब्रिजी एक राज्य था। 16 महाजनपद थे एंशियंट टाइम में इंडिया में, जिनमें वृजी भी एक जनपद था। वृजी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वृजी का जो इलाका था ये वर्तमान जो बिहार है, बिहार स्टेट है, वहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग दैट सेंट अ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन किंग टू सेंड फिग्स वाइन एंड सॉफिस्ट्स। ठीक है, वो कौन सा राजा था इंडिया का जिसने किसी बाहरी विदेशी राजा को रिक्वेस्ट की थी कि उसे फिग्स, वाइन्स और सॉफिस्ट भेजे जाएं इंडिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसारा जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और जो महान सम्राट हुआ अशोक, उनके ये फादर थे बिंदुसार। इनके ग्रीक्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और इन्होंने एक ग्रीक राजा को रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें फिग्स, वाइन्स और सॉफिस इंडिया भेजी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज साउथ इंडियन मनु। साउथ इंडियन मनु के तौर पर किसे जाना जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपसतंभ। मनु जो है वो ह्यूमन रेस के फादर माने जाते हैं। इन्होंने मनु स्मृतियों का निर्माण किया है, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में लॉ माना जाता है कि एक हिंदू को किस तरह से जीना चाहिए। वो मनु स्मृति में इन्होंने वो सारा विस्तार से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल इस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली। मोहम्मद गौरी जिन्होंने अफ़गानिस्तान वगैरह के आसपास के इलाकों में अपनी सल्तनत कायम की थी, तो इनका रूल कितने साल तक रहा? तो ये है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, 300 साल तक। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दो युद्ध हुए थे। एक 1191 में हुआ था और एक 1192 में। ये हुए थे तराइन के युद्ध। तराइन जो वर्तमान हरियाणा में है, तो तराइन में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का और पृथ्वीराज चौहान का। 1191 में तराइन की फर्स्ट वॉर हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह इज नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ हिज। शेर शाह जो राजा था, इन्हें क्यों जाना जाता है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, भू राजस्व व्यवस्था के कारण।
अब अगर शेर शाह की बात करें, इनका बचपन का नाम था फरीद। फरीद था इनका बचपन का नाम। इन्होंने एक बार शेर का शिकार किया था, उसके बाद इन्हें शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा। ये बंगाल के गवर्नर थे और बाद में इन्होंने हुमायूं को हराकर, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराकर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था इंडिया में। और इनके राज्य को सेकंड अफगान डायनेसिटी के तौर पर माना जाता है, क्योंकि ये अफगान थे। इन्हें और भी बहुत चीज़ें, बहुत सारे सुधार लाने का श्रेय जाता है। रुपया शुरू करने का श्रेय भी शेर शाह को जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था शुरू में, उस रोड को बनाने का श्रेय भी जो है शेर शाह को जाता है, शेर शाह सूरी को। इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये बुंदेलखंड में कालिंजर किले को इन्होंने घेरा हुआ था, तो इनके हाथ में एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र फट गया था। तो कालिंजर किले के घेरे के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कालिंजर वगैरह से रिलेटेड भी इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश असेंडेंसी इन बंगाल। ठीक है, किस ईयर को ब्रिटिश असेंडेंसी माना जाता है कि जब अंग्रेज़ों का आरोहण शुरू हो गया था बंगाल में। तो इस आंसर की के मुताबिक ऑप्शन ए है 1651। ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो है पलासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, लॉर्ड क्लाइव से अंग्रेज़ों की तरफ से, जिसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे। और उसके बाद 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, उसमें भी जो है अंग्रेज़ विजयी रहे थे। और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी थी उसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम टू और जो नवाब थे आपके अवध के शुजाउद्दौला वो, और बंगाल के जो मीर कासिम, ये सभी लोग हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड द कांग्रेस इन अ पब्लिक स्पीच एंड रिडिक्यूल्ड इट एज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ठीक है जी, किसने कहा था कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काफ़ी बार ये जो स्टेटमेंट पूछी जाती है कि लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में दर्शाकर मजाक उड़ाया था। ठीक है, लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता किसने कहा था कांग्रेस को, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर लॉर्ड डफरिन को लेकर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ मेजर अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स का मेन कारण क्या है, यहाँ पर ध्यान आप रखिएगा कि मेन कारण पूछा गया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, टेक्टोनिक फोर्सेस। जो हमारी अर्थ है वो प्लेट्स की बनी होती है, इसमें प्लेट्स जो हैं वो लगातार मूवमेंट करती रहती हैं स्थेनोस्फीयर पर। ठीक है, तो ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, टूटती फूटती हैं, तो अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है जी। हालांकि बाकी जो बेसिक कारण है वो यही है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। हालांकि बाकी जो सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे, एक्सप्लोजिव एरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन ये वॉल्केनो जो होते हैं, एक्सप्लोजन होता है इनमें, इनमें भी एक कारण प्लेट टेक्टोनिक्स का ही रहता है। ठीक है जी। तो जो सी पार्ट है इसकी वजह से भी, कोलैप्स ऑफ रूफ्स ऑफ माइंस, इनकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन जो मेजर कारण है वो जो इसमें है टेक्टोनिक फोर्सेस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड। जो एक इमेजिनरी लाइन अगर हम वर्ड मैप पर बनाएं जो कि अलग अलग प्लेसेस को जोड़े जिनका टेम्परेचर इक्वल हो, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आइसोथर्म्स। ठीक है, थर्म्स से आप याद रखें, थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्म मतलब कि एक जैसा टेम्परेचर जिन प्लेसेस का होगा उन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो आइसो हेलाइंस है ये वो लाइंस होती हैं जो कि इक्वल सैलिनिटी वाले प्लेसेस को जोड़ती हैं, और आइसो बार वो वाली लाइंस होती हैं जो कि इक्वल प्रेशर वाले प्लेसेस को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिबियन करंट बिलोंग्स टू। कैरिबियन करंट जो है
वो किस ओशन से संबंधित है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन, जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है उसके और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में आपका अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में एक गरम जल की धारा बहती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट जब साउथ अमेरिकन कोस्ट के ईस्टर्न कोस्ट के पास पहुंच जाता है तो यहाँ पर कैरेबियन कंट्रीज़ है, तो इसी का एक पार्ट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर करता है, जिसको बोला जाता है कैरिबियन करंट, क्योंकि वहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज़ हैं। और ये एक वार्म करंट है, गर्म, क्योंकि इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पर एक गर्म जल की धारा बहती है समुद्र में। तो ये कैरिबियन करंट आप याद रखिए कि ये अटलांटिक महासागर में बहता है। करंट से काफ़ी एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप जो मेन करंट्स हैं इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग गैस? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है वो नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं करती? तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो पॉल्यूशन नहीं करती। जो एलपीजी आपकी है ये हमारी जो रसोई में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैसिफिक पीपल आर वेल नोन फॉर देयर गुड फिजिक? ठीक है जी, ये पैसिफिक के कौन से पीपल है जो अपनी गुड फिजिक की वजह से जाने जाते हैं? तो उसमें राइट ऑप्शन है पॉलिनेशियन। पॉलिनेशियन जो है ये जो ओशनिक रीजन है, जो ऑस्ट्रेलिया की रीजन है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है पैसिफिक ओशन में, तो उसके आसपास बहुत सारे आपके टापू हैं। उन सभी जो आइलैंड्स हैं उनको मिलाकर पॉलिनेशिया बोल दिया जाता है, और जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पॉलिनेशियंस बोला जाता है। तो वो अच्छी फिजिक के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एज इट इज़ ही पूछ लेते हैं। ये हमीरपुर जो आपका एचपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ये कई बार पॉलिनेशियन लोगों के बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये ऐसे सेम इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजेंदाज ऑफ ब्राज़ील आर एग्जाम्पल्स ऑफ? ठीक है, ब्राज़ील में फजेंदाज हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये जो फजेंदाज हैं असल में कॉलोनियल टाइम में जब ब्राज़ील में कॉलोनियल ईरा था तो वहाँ पर शुगर की जगह कॉफ़ी उगाई जाती थी, और जिन फार्म्स में कॉफ़ी उगाई जाती थी उन्हें फजेंदाज कहा जाता था। और वर्तमान में हर प्रकार के फार्म को फजेंदा कहा जाता है ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रन अलॉन्ग द रिवर सोन इन द पेनिनसुलर प्लेटू? ठीक है जी, तो सोन नदी है। सोन नदी जो है ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। यमुना के बाद ये साउथ से बहने वाली गंगा, यमुना के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और जो ये सोन नदी है ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और नर्मदा नदी है वह भी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर बहती है? ये बहती है कायमूर हिल से होते हुए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है और कायमूर हिल से होते हुए बहती है। राजपिपला जो है ये काफ़ी दूर है। ठीक है, राजमहल भी इससे काफ़ी दूर है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कायमूर हिल्स से होते हुए सोन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी एंड सुकरी आर द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? ठीक है, बंदी और सुकरी नदियां हैं, बंदी और सुकरी नदियां हैं, ये किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं? तो ये थोड़ा सा ट्रिक्की क्वेश्चन है। अगर आपने हिमाचल की जीके पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है कि ये जो बंदी और सुकड़ी नदियाँ हैं ये ना तो सतलुज की कोई भी इस तरह की ट्रिब्यूटरी है, ना ब्यास की ट्रिब्यूटरी इस तरह की, ना ही चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो अल्टीमेटली आपके पास बचता है लूनी। लूनी रिवर जो है ये आपका राजस्थान में पुष्कर से निकलती है, और ये बहते हुए आपका गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ तक चली जाती है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते ये ज़्यादातर टाइम समुद्र में नहीं पहुँचती है और इसका पानी काफ़ी खारा हो जाता है। तो ये दोनों जो नदियाँ हैं बांडी और सुकड़ी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज है ये लूनी नदी, ये समुद्र में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एंड कलोल ऑयल फील्ड्स आर सिचुएटेड इन? ठीक है, अंकलेश्वर और जो कलोल ऑयल फील्ड्स है वो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये ऑयल फील्ड्स है, ये इनका नाम याद रखिएगा, अंकलेश और कलोल किस लिए जाने जाते हैं? ऑयल फील्ड्स के लिए, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट फाइटर्स एंड ट्रेंड एयरक्राफ्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एट? इंडिया में जेट एयरक्राफ्ट और ट्रेंड एयरक्राफ्ट कहाँ पर बनाए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बेंगलोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जब संविधान बनने लगा उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे किसने प्रस्तुत किए था कि प्रीएम्बल बनाई है, तो इसमें राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब था कि हमारा जो भी संविधान बनेगा उसका आधार रहे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हमारे सामने रहें कि हमारा संविधान किस तरह का होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था उसी को बाद में एज इट इज़ थोड़ा बहुत बदलाव करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका काम है जो भी कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनका रख रखाव करना और रिसर्च करना इस एरिया में, और इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व और कंजर्व करना। तो ये थे 20 क्वेश्चंस HP जूनियर ऑडिटर जो 2019 का पेपर था उसमें से मैंने जो डिस्कस किए हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस आने वाले पार्ट्स में मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आप ये पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप हमारी वेबसाइट hpgkmocktest.com पर जाकर भी ये पूरा पेपर देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, आप कोई पेपर खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, आपको वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।